तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद कल ही की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, कैनेडियन पुलिस ने, कि जो लॉरेंस बिश्नोई है और लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, ये कनाडा में जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ इस गैंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये इस्तेमाल भारत सरकार कर रही है, जिस पर भारत सरकार ने पर जवाब भी दिया। और अब दोनों देशों के कई राजनयिक जो हैं, एम्बेसडर या एम्बेसी में काम करने वाले सीनियर स्टाफ, वो हमने कनाडा से वापस बुला लिए। फिर हमने दिल्ली से कहा कि कनाडा वालों को आप भी जाओ। तो ये पहले भी ये इल्ज़ाम लगते रहे कि लॉरेंस बिश्नोई, उसका गैंग, उसका इस्तेमाल किया जाता है कनाडा में इन सारी चीज़ों का। खैर, मेरी कहानी ये नहीं है, चूँकि ये आज मीडिया और सोशल मीडिया में हर तरफ यही खबर छाई हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कैनेडियन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो मुंबई अंडरवर्ल्ड है, जिसको लेकर लगातार बातें हुई, मैंने डिटेल में आपको कहानी भी सुनाई है। आज की जैसी जो हालात है, जो सिचुएशन है मुंबई में, इससे पहले कभी नहीं था, कम से कम अंडरवर्ल्ड की दुनिया को लेकर। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पिछले लगभग 10-15 सालों से तो मुंबई शांत है, मुंबई की सड़क पर गैंग वॉर नहीं हो रहा। लेकिन एक सवाल हर जगह मीडिया, सोशल मीडिया में तैर रहा, और वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपना सिक्का चाहता है, अपना कब्जा चाहता है, और वो वहाँ वैसे ही राज करना चाहता है जैसे पुराने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के डॉन हुआ करते थे। वरदराजन से शुरुआत हुई थी मुंबई अंडरवर्ल्ड में। वरदराजन को माना जाता है कि मुंबई का पहला डॉन, फिर हाजी मस्तान, इसके बाद करीम लाला, फिर बाद में उसके बाद धीरे धीरे और आखिर में जो आया वो था दाऊद इब्राहिम। तो इसी मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अब अचानक अरुण गवली को क्यों कब्जा चाहिए, इसके पीछे क्या और क्या ऐसा मुमकिन है, और मुंबई अंडरवर्ल्ड अब गया कहाँ। 90 का वो दौर था, 70s से ही मुंबई में ये अंडरवर्ल्ड ने दस्तक दे दी थी, जब ये वरदराजन और करीम लाला और इन सब की कहानियाँ चलती थी, जिस पर बड़ी फिल्में भी बनी थी। लेकिन 90s आते आते मुंबई में ऐसा हुआ था कि अंडरवर्ल्ड ने गदर मचा रखा था। मुंबई की सड़कों पर आए दिन कभी इनकाउंटर, कभी गैंग वॉर, और ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। मुंबई के लोग भी परेशान, हर दिन न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी खबरें, तस्वीरें, मुंबई की सड़क पर गैंग वॉर, खून खराबा, और मुंबई अंडरवर्ल्ड पनप रहा है। मुंबई पुलिस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि मुंबई पुलिस के लोग भी दिहाड़ी पर हैं, डी कंपनी दाऊद इब्राहिम के। और दाऊद इब्राहिम उस वक्त ठीक ठाक डॉन हो चुका था। जब बड़ी फजीहत हुई, हर तरफ से खिंचाई हुई, तब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार को लगा कि नहीं, मुंबई एक हमारी आर्थिक राजधानी है, तो इसके ऊपर ऐसा बदनुमा दाग नहीं लगना चाहिए। लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वहाँ है, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट वहाँ हैं, तो फिर कुछ करना चाहिए। तब फिर एक शुरुआत हुई एनकाउंटर कल्चर की। पहली बार मुंबई में ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी कि हुआ कि भाई पकड़ते तो हैं, फिर ये छूट जाते हैं, उसके बाद बड़ी इनकी सेटिंग है पुलिस से लेके कोर्ट तक में। तो ये हुआ कि कैसे इस अंडरवर्ल्ड का सफाया किया जाए। तो फिर एक नया कंसेप्ट आया जो बड़ा कंट्रोवर्शियल था, और वो ये था कि सीधा पकड़ने की बजाय, अदालत भेजने की बजाय, क्यों ना हाथों हाथ इंसाफ करें। तो मुंबई में अब एक इनकाउंटर का चलन शुरू हुआ, और एक से एक फिर इस इनकाउंटर के बाद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुर्खियों में आए। प्रदीप शर्मा से लेकर हेमंत करकरे से लेकर दया नायक और पता नहीं कितने, इनके अखबारों में खूब तस्वीरें छपने लगी। अब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हीरो भी बनते जा रहे थे। ये सब कुछ चल रहा है। वैसे जिस वक्त 90s की मैं बात कर रहा हूँ मुंबई के अंडरवर्ल्ड की, उस पर एक डिटेल में पूरी कहानी है कुकू एफएम पर। 90s अंडरवर्ल्ड वर्सेस मुंबई पुलिस, कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ये कहानी बिल्कुल डिटेल में है। आप सुनेंगे तो उस पूरे अंडरवर्ल्ड की जो कहानी है आपको वो समझ में आ जाएगी। तो 90s अंडरवर्ल्ड वर्सेस मुंबई पुलिस, कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू एफएम पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो,
कुकू एफएम पर सब कुछ मिलता है। कुकू एफएम आपके लिए एक स्पेशल 14 डेज प्लस 999 कॉइन्स भी लेकर आया। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK10 का यूज करें और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। आपको 999 फ्री कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप बिना मेरे कूपन कोड के अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। सोचिए, आप 14 दिन जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यह आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। अब मुंबई पुलिस को इनकाउंटर की लत लग गई। करीब कहते हैं कि 500 गैंगस्टर अलग अलग ग्रुप डॉन से जुड़े हुए, उनका सफाया भी कर दिया। कुछ तो डॉन के कहने पर ही इनकाउंटर हो गए थे, तो 500 हो गए। मुंबई में उस दौर में हर साल सड़क पर 100-150 लोग गैंग वॉर में मारे जाते थे। इसके बाद इनकाउंटर शुरू हुआ तो करीब 500 के करीब इनकाउंटर में मारे गए। फिर लगा कि कानून और सख्त होना चाहिए, इस अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करना है। तो फिर महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज का क्राइम कंट्रोल एक्ट जो है, मकोका, वो लाया गया कि इसके ज़रिए ये होगा कि अब गैंगस्टर कोई पकड़ा जाएगा तो फ़ौरन बेल पे बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि 1-2 साल तो अंदर ही रहेगा बिना किसी आज़ादी के। तो मकोका भी लाया गया इस ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, देश में पहला था। तो उधर इनकाउंटर, मकोका कानून, ये सारी चीज़ें, लोग थोड़ा जागरूक भी हो रहे थे, परेशान भी हो गए थे। फिल्म इंडस्ट्री, आपके बिल्डर्स, बार जो क्लब थे जितने मुंबई में, डांस बार, प्रोड्यूसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन सब से एक्सटॉर्शन मनी वसूला जाता था। गुलशन कुमार जैसे शख्स की हत्या कर दी गई थी। तो इन चीज़ों से बड़ा परेशान मुंबई पुलिस ने इनकाउंटर शुरू किया, मकोका कानून आया। उसके बाद धीरे धीरे गैंगस्टर पर गाज गिरनी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि चीज़ें लाइन पर आने लगी। सारे तरीके काम कर गए थे। उधर 93 का सीरियल ब्लास्ट हुआ तो दाऊद इब्राहिम को मुंबई छोड़कर भागना पड़ा और वो पाकिस्तान पहुंच गया। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि जितने भी गैंगस्टर थे वो एक तरह से सब सलाखों के पीछे थे, या कुछ जो थे वो बाहर चले गए। 2003 में जब दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को दुबई से डिपोर्ट करके यहाँ लाया गया, उसके बाद दाऊद ने भी लगभग, मुंबई में कहते हैं डी कंपनी की अभी भी है तो, लेकिन उतना नहीं है बसर। तो दाऊद ने भी फिर एक तरह से उसकी कंपनी अपने बाकी कामों में लग गई। जो बाकी छोटे मोटे और लोग थे वो या तो अंदर थे या फिर उन्होंने अपना अपना चेंज कर लिया था। छोटा राजन बाली में पकड़ा गया, उसको दिल्ली की तिहाड़ जेल लाया गया अलग केस में उसको, बल्कि जर्नलिस्ट जेडे केस में ही उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई है, तो वो तिहाड़ में अंदर है। अबू सलेम, उसको पुर्तगाल से पकड़ कर लाया गया, मुंबई में है और उसको भी उम्र कैद की सज़ा हुई है, वो भी अंदर है, तो उसका भी काम ख़त्म। कुछ और जैसे थे अरुण गवली, वो भी पकड़े गए, फिर उम्र कैद की सज़ा हुई, जेल में है। रवि पुजारी, ये सब भी जेल के अंदर। कुछ ऐसे थे जैसे अश्वनी नायक, उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया, प्रॉपर्टी का काम करने लगा। तो जितने बड़े बड़े डॉन थे वो सब जेल के अंदर पहुंच गए और एक आध दो जैसे दाऊद जैसे लोग वो हिंदुस्तान से बाहर। अब जो सारे गुर्गे थे वो भी जेल के अंदर। तो अब एक तरह से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मुंबई में कम हो गई। नवंबर 2002 में आखिरी बार मुंबई में दाऊद गैंग ने कोई शूट आउट किया था। 2002, 22 साल पहले, नवंबर का महीना था। लास्ट टाइम डी कंपनी की तरफ से अगर मुंबई में कोई गोली चली तो 2002 में चली थी। अरुण गवली गैंग ने 2008 में मुंबई में आखिरी मर्डर किया था, यानी 8 का मतलब हो गया 16 साल पहले। 2011 में क्राइम रिपोर्टर जेडे, उनका मर्डर जो करवाया था वो आखिरी नाम आया था छोटा राजन गैंग का,
कि छोटा राजन गैंग ने ही जेठे का मर्डर करवाया, ये 2011 में, यानी 13 साल पहले। तो ये आखिरी कत्ल था छोटा राजन गैंग का मुंबई में। अश्वनी नायक उसने छोड़ दिया अंडरवर्ल्ड और वो बिल्डर बन गया था। अबू सालेम जेल में ही, तो रवि पुजारी जो बाद में छोटा मोटा फिर पनपना शुरू हुआ वो भी जेल में। तो कुल मिलाकर 70 के दशक से जो अंडरवर्ल्ड शुरू हुआ था, अब उसकी कहानी ये हो गई कि उसके सारे टॉप बॉस और डॉन या तो जेल में या देश के बाहर, गुर्गे सब खत्म। एनकाउंटर, मकोका, इन सारी चीज़ों ने काम कर दिया और अब मुंबई सुकून से जीने लगा। और अब मुंबई में अंडरवर्ल्ड नाम की चीज़ है नहीं। और कहते हैं कि यहीं से शुरू हुई लॉरेंस बिश्नोई की एक सोच। उसे लगा कि डी कंपनी तो अब है नहीं और अब मुंबई भी खाली है, तो क्यों ना मुंबई की उस खाली जगह पर खुद कब्जा किया जाए और अपने गैंग को मुंबई पहुंचाया जाए, क्योंकि मुंबई कम से कम पैसे कमाने के लिए उसकी नज़र में एक बहुत बड़ा मार्केट है। फिल्म इंडस्ट्री वहाँ है, टॉप के बिजनेसमैन वहाँ हैं, बिल्डर, ज़मीन की कीमतें वहाँ ऐसी हैं कि आप भूल नहीं सकते। तो यहीं से शुरू हुई। 10 साल पहले तक जो लॉरेंस बिश्नोई एक छोटा मोटा गैंगस्टर था और सिर्फ पंजाब तक सीमित था, पंजाब के ही दायरे में, वो देखते ही देखते इंडिया के ही अंदर 10 से ज़्यादा स्टेट में उसके गैंग के लोग फैलने शुरू हो गए। देश के फिर बाहर निकला। देश के बाहर करीब 6 देश ऐसे हैं, चाहे वो कनाडा हो, अज़रबैजान हो, यूएई हो, यूएस हो, पुर्तगाल हो, रूस हो, वहाँ पे भी कहते हैं लॉरेंस गैंग एक्टिव है। इंडिया के अंदर फिर पंजाब से निकलते ही वो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, इन सारे स्टेट, इसके अलावा राजस्थान, इन सारे दिल्ली एनसीआर, इन सारे स्टेट में उसने अपनी घुसपैठ बनाई। तो धीरे धीरे इंडिया के स्टेट और इंडिया के बाहर भी, और वो वही काम करने लगा जो एक दौर में डी कंपनी जैसे कर रही थी। और अब उसे लगा कि मुंबई खाली है, तो क्यों ना मुंबई पर भी कब्जा किया जाए। अब यहाँ जो संडे को, बल्कि सैटरडे को बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ, उसको लेकर मुंबई पुलिस ने ऑफिशियल अभी तक ये नहीं कहा कि इसमें लॉरेंस गैंग का ही हाथ है। हाँ, लॉरेंस गैंग के 1-2 लोगों से कनेक्शन है जो पकड़े गए हैं या जिनको पकड़ा जाना है, लेकिन अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ कि लॉरेंस गैंग ने ही ये सुपारी दी। एक इसमें यह भी है कि लॉरेंस गैंग को भी ये सुपारी दी जा सकती है। तो अगर लॉरेंस गैंग को ये सुपारी दी गई है तो वो दूसरा कौन है जिसने बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी है। उसमें एक कहानी ये भी आई है कि एक अभी हाल में एक पम्फलेट बांट रहे थे बाबा सिद्दीकी के लोग कि बांद्रा और उस इलाके में एक बिल्डर है कि और प्रॉपर्टी डीलर कि इससे कोई भी बिजनेस ना करे, और उसको लेके एक विवाद भी चल रहा था, समझौते की कोशिश भी हुई थी। तो क्या वो पम्फलेट का भी इससे कोई लेना देना नहीं, बाकी तो और दुश्मनी थी ही थी। तो यहाँ 2 थ्योरी है। एक ये कि लॉरेंस बिश्नोई को किसी ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, अगर दिया तो कौन, और लॉरेंस बिश्नोई खुद ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर खुद करवाएगा तो कौन। तो उन्हीं 2 कोनों के बीच में ये है कि एक अगर लॉरेंस को जिसने दिया तो फिर ये कहानी कुछ और है, और अगर लॉरेंस ने ही करवाया तो फिर ये कहानी उसी मुंबई की गद्दी पर जाकर उस लड़ाई तक पहुँचती है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड खाली है और उस पर कब्जा करना है। अब यहाँ तक की तो कहानी हो गई। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमारी जो है देश की सबसे बड़ी जो बनाई गई है, एनआईए ने कुछ वक्त पहले एक चार्जशीट, एक डोजियर, जिसे कानूनी दस्तावेज भी कहें, वो अदालत में सौंपी थी। और ये पूरी की पूरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या है, ये गैंग कितना बड़ा है, ये गैंग कैसे पैसे कमाता है, ये गैंग कहाँ कहाँ एक्टिव है, इस गैंग के कौन कौन से मेंबर हैं। और इसी डोजियर में ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता है और इसीलिए वो लड़कों को भर्ती कर रहा है। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ हवाई नहीं बल्कि कानूनी दस्तावेज है, एनआईए की वो डोजियर है, चार्जशीट है, जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब इस एनआईए की डोजियर में जो लिखा वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस डोजियर के हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई 10 साल पहले तक सिर्फ पंजाब में सीमित था, पंजाब के बाहर उसका कोई ही नहीं चलती थी।
लेकिन जब वो तिहाड़ जेल में आया और उसके बाद फिर उसने फ़ोन पर अपना बिजनेस फैलाना शुरू किया, तो उसके बाद वो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इन सब जगह तक अपने अपने गैंग के लोगों को, वहाँ के लोकल गैंग से मिलकर अपना गैंग बनाना इसने शुरू कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा जो उसकी गैंग के खास मेंबर हैं, जो इस डोजियर के हिसाब से एनआईए की, और उन गैंग के मेंबर जो खास हैं, उन्हीं को लॉरेंस बिश्नोई ने अलग अलग स्टेट और अलग अलग देश दे रखा कि तुम इन सब के हेड हो। तो अलग अलग गैंगस्टर हैं जो अलग अलग स्टेट के मुखिया हैं, चीफ हैं, जो वो इलाका देखते हैं जो बटा हुआ है। तो जो अलग अलग राज्य और देश संभालते हैं एनआईए की डोजियर के हिसाब से, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का जो सबसे खास है गोल्डी बराड़, उसके हिस्से है कनाडा, पंजाब और दिल्ली का गैंग। यानी कनाडा, पंजाब और दिल्ली का गैंग, ये वही गोल्डी बराड़ है जिसने क्लेम किया था सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का, क्योंकि वो पंजाब में आता था और पंजाब इलाका गोल्डी बराड़ को दे रखा है लॉरेंस बिश्नोई ने। दूसरे नंबर पे रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खासम खास। रोहित गोदारा को राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका के कुछ हिस्सों को दे रखा कि तुम ये सारा गैंग संभालो। इसके बाद पुर्तगाल, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, इनकी कमान लॉरेंस बिश्नोई ने किसी और को नहीं, अपने भाई अनमोल बिश्नोई को दे रखी है कि ये पूरा इलाका पुर्तगाल, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल तुम संभालो। अब काला जठेड़ी, हाल में शादी हुई थी तिहाड़ में, आपको वो खबर भी बताई थी। काला जठेड़ी को उत्तराखंड और हरियाणा का पार्ट दे रखा है, क्योंकि काला जठेड़ी खुद भी हरियाणा का है कि आप देखो। अब ये जो सारे बॉस हैं, चाहे वो गोदारा हो, चाहे वो गोल्डी बराड़ हो, चाहे वो अनमोल बिश्नोई हो, चाहे वो काला जठेड़ी हो, ये मतलब मेन 4 मोहरे हैं लॉरेंस के। इन सबको ये इलाका दे रखा और ये सीधे रिपोर्ट करते हैं साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को। तो ये काम करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई को रिपोर्ट करते हैं, जो हुक्म मिलता है वो सारी चीज़ें करते हैं। अब इस डोजियर के हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास इस वक्त कुल 700 शूटर्स, 700, जिनमें से सबसे ज़्यादा 300 सिर्फ पंजाब से आते हैं, क्योंकि लॉरेंस खुद भी पंजाब से आता है, गोल्डी बराड़ खुद भी पंजाब से आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई भी की, तो पंजाब में अच्छी खासी जान पहचान है, पंजाब की जेलों में लंबे वक्त तक रहे हैं ये लोग। तो इसलिए वहाँ के जितने बदमाश और ये सारे लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा शूटर 300 अराउंड। इस वक्त इंडिया में जितने शूटर हैं किसी और गैंग के पास नहीं है, क्योंकि और कोई ऑर्गेनाइज क्राइम या ऑर्गेनाइज गैंग इस लेवल पे अब है ही नहीं, जो पिछले कुछ सालों में लॉरेंस का पनपा है, और इसके लिए जिम्मेदार हमारे सिस्टम है। तो 700 शूटर्स हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त पंजाब से हैं उसके पास। इसको जो एनआईए की डोजियर के हिसाब से ये अपने गैंग में लड़कों को भर्ती कैसे करता है, ये सेम तरीका दाऊद और अबू सलेम वाला अपनाया हुआ है। अबू सलेम को जब भी कोई काम मिलता था तो वो आजमगढ़, यूपी के बाकी इलाके, बिहार, वहाँ से नए नए लड़कों को 18, 20, 17 साल के, 19 साल के कहता था मुंबई आओ, उनको ट्रेन का टिकट दिलाता, मुंबई बोला मुंबई घूमो, रहना खाना पीना खर्चा 10, 20, 30 हज़ार, 50 हज़ार रुपये में वो लड़के आए। बस उसके बाद उनको एक दिन तमंचा पकड़ाया जाता था, कहता था वहाँ जाओ और ये शख्स उसको मार के आ जाओ, और उसका अगली ट्रेन पकड़ो और निकल लो। तो आने जाने का टिकट भी, और नए लड़के, कोई क्राइम में उनका कहीं कहीं नाम नहीं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रही। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है पुलिस वालों को ऐसे लड़कों को ढूंढना जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है ही नहीं, तो पता ही क्या चलेगा कि कौन आया कौन गया। सेम मेथड, सेम तरीका लॉरेंस गैंग ने अपनाया। वो अपने किसी भी ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उन लड़कों को चुनता है जिनका कोई क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। अभी अगर इस बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वाकई लॉरेंस का ही हाथ है, तो आप देखिए कि बहराइच का जो दोनों है, कोई वहाँ पर उसका पुलिस रिकॉर्ड ही नहीं है सिवाय गुरमैल के। तो वो ऐसे लड़कों को चुनता है, उनको कुछ पैसे देता है, और एनआईए की डोजियर के हिसाब से कई लड़कों को वो ये लालच भी देता है कि सुनो तुम ये काम कर दो हमारा, एक तो पैसे देंगे और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की पुलिस कानून से बचाने के लिए हम तुमको इसके बाद फॉरेन कंट्री में सेटल कर देंगे।
कनाडा, अमेरिका, अज़रबैजान, रशिया, जहाँ कहोगे वहाँ सेटल कर देंगे। तो वो लड़के भी एकदम नए, उनको लगता है यार क्या लाइफ है। एक तो सोशल मीडिया और ये हीरोगिरी ये सब देखकर वो प्रभावित होते हैं। फिर उन्हें लगता है काम भी करना, पैसे भी मिलना, उसके बाद भाई विदेश भी भेज देगा, विदेश में जाएंगे, शादी करेंगे, अच्छी जगह रहेंगे। तो वो सारे सपने दिखाए जाते हैं, उस लालच में आ जाते हैं और फिर वो ये क्राइम करते हैं। तो इसी तरीके से इन लोगों की भर्ती की जाती है। जो लॉरेंस गैंग के शूटर के पास हथियार वेपन कहाँ से आते हैं, क्योंकि मुंबई में भी पिस्टल और ये सारी चीज़ें जुटाना पड़ा, इतना आसान काम नहीं है। तो एनआईए की डोजियर में बाकायदा इसकी भी पूरी तफ्तीश करने के बाद रिपोर्ट दी गई और कहा गया कि लॉरेंस गैंग के पास जो सबसे हथियार आते हैं, एक तो पंजाब से लगने वाला जो पाकिस्तान का सीमा है वहाँ से हथियार आते हैं। इसके अलावा पंजाब से लगते हुए बॉर्डर पाकिस्तान से आगे, साथ ही मध्य प्रदेश के मालवा इलाके से इनको हथियार की खेप मिलती है। यूपी के मेरठ और मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ से इनको हथियार की खेप मिलती है। बिहार में मुंगेर और खगड़िया से इनको हथियार मिलती है। मुंगेर में तो बाकायदा सरकारी बंदूक की फैक्ट्री है, तो खगड़िया से मिलती है। ये तो हो गई देश के अंदर की बात। इसके अलावा इनके विदेश से भी स्मगल होकर वेपन मिलते हैं किसी और चैनल से। और उस डोजियर के हिसाब से इनके पास जो विदेश से हथियार आते हैं उसमें पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है, रूस भी है, कनाडा भी है और नेपाल भी है। यहाँ से भी वेपन आते हैं जो इन 700 शूटर को अलग अलग वक्त में, एक साथ ये कभी हथियार नहीं देते शूटर को। जब जो ऑपरेशन काम करना है, मेन जो सरगना और बाकी लोग हैं वो हथियार छुपा कर रखते हैं। जैसे ही ऑपरेशन का वक्त आता है वो हथियार निकलता है, फिर किसी दूसरे तीसरे चौथे हाथों से होता हुआ वहाँ तक पहुँचता है और फिर काम होने के बाद या तो हथियार को कहीं डिस्ट्रॉय करते हैं या वापस, अगर बच गया तो अच्छा है, हथियार अगले मिशन में काम आएगा, इस तरीके से रखते हैं। अब एनआईए की ये डोजियर, एनआईए यही कहता है कि अब उसको मुंबई भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उसको डी जैसी कंपनी जैसे है उसको एल बनानी है, लॉरेंस बिश्नोई कंपनी। तो इसीलिए ये सारी लड़ाई चल रही है। अब इस डोजियर से बाहर निकलकर अगर एनआईए की चार्जशीट में ये बात है, डोजियर ये बात है, तो फिर अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है ना कि ये उस शख्स के बारे में बात है जो पहले से आपकी कस्टडी में है। ये भी नहीं है कि आप दाऊद इब्राहिम के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ये है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, और पकड़ नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान में बैठा और पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रीटी नहीं है, पाकिस्तान तो यही कहता हमारे पास है नहीं। यहाँ तो लॉरेंस बिश्नोई आपके पास पिछले 10 सालों से पहले से ही जेल के अंदर है और उन 10 सालों में ही खुद एनआईए डोजियर ये कह रही है कि पिछले 10 सालों में इसका गैंग इतना बड़ा हो गया कि अब 700 शूटर तक है इस गैंग में। तो अगर कोई बाहर होता है तो सुन के लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन ये अजीब कि एक बंदा जो 10 साल से आपकी कस्टडी में है और आप उसी के बारे में अब ये सारी कहानी बता रहे हैं डोजियर सरकारी दस्तावेज़ के तहत कि वो इतना बड़ा हो गया है, इतने बड़े उसके गैंग हो गया है, इतने सारे हथियार हो गए, इतने लोग हो गए हैं। तो फिर इसमें गलती कहाँ है और किसकी है? सिस्टम की, पुलिस की? कि अगर जेल के अंदर रहते हुए भी ये सब कुछ हो रहा है तो फिर किसको कोसें और किसको रोएंगे आप? इसका मतलब है कि हमें पहले अपने सिस्टम को सही करना पड़ेगा और सिस्टम सही नहीं होगा तो आज लॉरेंस गैंग है, कल को कोई और इसी तरीके से गैंग आएगा। और मुंबई जो पिछले 10-15 सालों से अब तक शांत और सुकून भरी ज़िंदगी जी रहा है, क्या पता है एक नया गैंग वहाँ दस्तक दे दे और फिर से वही 70, 80 और 90 के दशक की कहानी शुरू हो जाए। और जो 90 के दशक तक जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड था, उस वक्त की पुलिस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और उनके नेटवर्क मुखबिरों का उन्हें पता था कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन अब जो मुंबई में पुलिसिंग है, क्योंकि मुंबई में अंडरवर्ल्ड और ऑर्गेनाइज क्राइम तो रहा नहीं, तो जो नई खेप है पुलिस की, उनको तो पता ही नहीं कि इन चीज़ों से हैंडल कैसे करना है। उनके मुखबिरों के नेटवर्क भी उतने सॉलिड नहीं है जो उस दौर के हुआ करते थे जिन दौर में इन लोगों ने अंडरवर्ल्ड को हैंडल किया। फिर मुश्किल ये कि नए नए लड़कों का इस्तेमाल, तो आप उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, उन तक पहुँचेंगे कैसे आप? यही वजह है कि कोई आता है, शूट करता है और निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो ये बड़ी मुश्किलें होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि वो 70, 80 और 90 का मुंबई वापस लौटे। उससे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि अब दोबारा अंडरवर्ल्ड कभी मुंबई का चेहरा ना देख पाए। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज दर्श उर्फ आसमान, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दर्श, हमेशा खुश रहो
आसमान तिवारी हैं ये। और करीना और अमित इनके पेरेंट्स, माँ बाप। तो करीना बहुत बहुत बधाई, मुबारक। और अमित तिवारी जी, शास्त्री जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और खुश रहें आप सभी। दीपिका राजपूत, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीपिका। और ये विष्णु परिहार ने भेजा है। सारिका के साथ इन्होंने गमफोरिया लिखूं या गमफोरिया लिखूं, तो सारिका गमफोरिया इनका आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सारिका, खैर। और ये भेजा है शशि भूषण तिवारी, मोहित और विजय ने। यशदीप सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे यश। और ये भेजा है मीना, विजय और महक ने। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।